हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज विज्ञान का पार्ट 3 जिसका नाम है आनुवांशिकता या फिर जेनेटिक्स। क्या है जेनेटिक्स? जो हमारे जीन हैं, इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिक गुण कैसे एक वंश से दूसरे वंश में आते हैं, ऊपर वाली पीढ़ी से नीचे वाली पीढ़ी में और आगे से आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये आनुवांशिक गुण या वंशागतिक गुण जिनको हम बोलते हैं ये एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और इन गुणों का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर या फिर जिन भी पादपों या मानव के अंदर या जानवर में जितने भी संसार के अंदर सृष्टि के अंदर संरचनाएं हैं जो कि ग्रो अप करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जन्म लेती है, उनके अंदर आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। वो किस तरीके से होता है, किस बेस पे होता है और ये गुण एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से गुण ट्रांसफर होते हैं, कौन से नहीं, इन सभी गुणों का अध्ययन, आनुवांशिकी से जुड़ी सभी बातों का अध्ययन हम लोग इस पाठ में करने वाले हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता। ओके माय डियर फ्रेंड्स, शैल वी स्टार्ट? क्या स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आनुवंशिकी की डेफिनेशन से। आनुवंशिकी की डेफिनेशन हम लोगों को कहती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? जेनेटिक्स या फिर उनके अंदर जो डिफरेंस होते हैं उनका जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकता बोला जाता है या आनुवांशिकी बोला जाता है। अब देखो, ये जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जिसमें हम लोग लक्षणों की सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसी शाखा को आनुवंशिकी बोला जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? जो ये हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण बोले जाते हैं। जैसे कुछ गुण हमारे अंदर अपने पापा के आते हैं, कुछ गुण मम्मी के आते हैं, हमारे से वो गुण अपने बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ये गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इन गुणों का संचरण हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है एक से दूसरे के अंदर, पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण आगे चलते जा रहे हैं। मान लो मेरा गुण मेरे बेटे में गया लेकिन वो क्या शो नहीं कर रहा, लेकिन डीएनए जो है उसका मेरे से मिलेगा, उसमें शो नहीं किया, लेकिन जो उसका बच्चा होगा क्या पता उसमें वो गुण शो कर जाए, जो उस बच्चे का भी बच्चा होगा क्या पता उसमें वो गुण शो कर जाए। ये किसी भी पीढ़ी के अंदर कोई भी गुण शो कर सकता है मेरा, अगर वो मेरा खून है, मेरा वंश है तो। और इसी को हम लोग आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। जो क्या करते हैं? लैंगिक जनन आप लोग जानते हो, सजीवों के अंदर जो है लैंगिक जनन होता है। इसमें जनन के लिए दो प्राणियों की आवश्यकता होती है, एक मेल दूसरा फीमेल। तो लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। ये जो आनुवंशिकी जो शब्द है, आनुवंशिकी या जेनेटिक शब्द है, ये किससे निकला है? ये निकला है जीन से। और जीन क्या होता है? हमारी बॉडी के लक्षण होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इन लक्षणों को अपन जीन कहते हैं। इनकी अभी डेफिनेशन देखेंगे, उनके अंदर जीन को भी देख लेंगे। जीन एक ग्रीक वर्ड है। किस भाषा से आया है? जीन ग्रीक वर्ड है। और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन। कब किया था? 1905 के अंदर। बेटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन किया था या सर्वप्रथम इसका यूज किया था। ओके माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट अपने डेफिनेशन है वंशागति।
किसकी है? वंशागति, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। और इन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। एक है अपना जेनेटिक्स, दूसरा है हेरिडिटी, वंशागति। वंशागति क्या है? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी से मतलब बाप से बेटे में गुण या मां से बेटे के अंदर गुण, ये क्या हो गया? ये तो हो गई जनक पीढ़ी। कौन? मां या बाप। और जो बेटा हुआ वो क्या हो गया? संतति पीढ़ी। मतलब इन दोनों से ये पैदा हुआ तो ये तो हो गया संतति पीढ़ी, ऊपर वाला हो गया जनक पीढ़ी। और इन गुणों का इस जनक पीढ़ी से इस संतति पीढ़ी में आना ही वंशागति कहलाता है। संचरण क्या होता है? ट्रांसमिशन। इनमें से इनके जो गुण हैं वो इनके बच्चे में, दोनों में जो गुण हैं उनमें से कोई ना कोई गुण इस बच्चे के अंदर जरूर आएंगे, और यही गुण क्या कहलाते हैं? वंशागति कहलाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो वंशागति वर्ड है इसका प्रतिपादन किसने किया था? साइंटिस्ट थे एक हमारे, उनका नाम है स्पेंसर। किसने किया था? वंशागति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? हम लोगों ने 3 डेफिनेशंस देखी। पहली आनुवंशिकी, दूसरी आनुवंशिक लक्षण, और तीसरा वंशागति या फिर वंशागति या फिर हेरिडिटी। जेनेटिक्स और हेरिडिटी दोनों समझ में आ गया। जेनेटिक्स किसको बोला? जिसमें हम लोग आनुवंशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे तो जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये लक्षणों का पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में इन लक्षणों का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और इसी के ऊपर ये चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट का प्रयोग, जिसने पहली बार इस आनुवांशिकी के ऊपर शोध किया था और हमें बताया था कि ये गुण एक दूसरे में ट्रांसफर भी होते हैं। ऐसे पहले वैज्ञानिक थे मेंडल, जिनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जोन मेंडल, और इन्हीं को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग आंसर देंगे ग्रेगर जोन मेंडल। ओके माय डियर फ्रेंड्स। मेंडल ने एक्चुअल में क्या किया था? सबसे पहले मटर पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल से पहले भी बहुतों ने इस पर रिसर्च किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि उनका जो चुनाव था जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे वो सूटेबल नहीं था। रिसर्च के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होने के कारण उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। यहां पे मेंडल ने क्या किया? अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए एक उद्यान मटर का पौधा लिया। किसका मटर? कौन सा पौधा? उद्यान मटर, या इसको गार्डन पी बोला जाता है, उसका पौधा लिया और उस पर कंटिन्यू 7 सालों तक मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट किया। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या बोलता है। हमारे पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जोन मेंडल को बोला जाता है। सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। सबसे पहले जो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था वो किस पे किया था? पादपों पे। किस पे? पादप मतलब पौधों पे। इन प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की 1866 की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। कौन सी सोसाइटी? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके अंदर मेंडल ने अपनी जो भी खोज है इस ब्रून सोसाइटी के अंदर लिख के जमा करवा दी, शोध जो भी है कि मैंने ये काम किया है। और ब्रून सोसाइटी को लगा भाई रियली में बेस्ट वर्क है, रियली में एक अच्छी शोध है और आगे भविष्य में काम आएगी। तो इस ब्रून सोसाइटी ने क्या किया? उसके अगले ही साल सन 1865 के अंदर मेंडल ने यह शोध कंप्लीट करके उसमें जमा करवाया। और 1866 के अंदर ये जो ब्रून सोसाइटी है इसने अपनी वार्षिकी के अंदर, जैसे अपने वार्षिक पत्रिका छपती है मान लो कोई, वैसे ही इसकी जो वार्षिकी है, इसकी जो वार्षिक पत्रिका है उसके अंदर मेंडल के इस प्रयोग को किस नाम से छापा? पादप संकरण पर प्रयोग। क्योंकि ये पादप पर ही प्रयोग था तो उसको इस नाम से छाप दिया ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने के पादप संकरण पर प्रयोग। और मेंडल ने उद्यान मटर पर कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था? 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए थे। संकरण मतलब एक पीढ़ी लगाई और उसको उगने का इंतजार किया। 2 अलग अलग स्पीस के पौधे लिए,
दो अलग अलग टाइप के पौधे लिए। अब वो पौधे कहीं छोटे थे, कोई लंबा था, किसी के अंदर फूल चौड़ा बन रहा था, किसी के अंदर गोल बन रहा था। कई बार क्या किया उसने, बीज एकदम गोल लगाया, थोड़ा मुरझा हुआ लगाया। ऐसे अलग अलग करके अलग अलग वेराइटीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कई बार उसने क्या किया, एक ही टाइप के बीज डाल दिए और उनसे भी कई बार क्या उसको प्राप्त हुआ कि एक टाइप के डाले बीज तो, लेकिन उनसे जो पौधा मिला उससे जो उसको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। पादप संस्करण पर प्रयोग नामक इस शीर्षक के अंदर वो सारी बातें छापी हुई है और इसी मेंडल के कारण इस सारी शोध को मेंडलवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलवाद। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सबसे पहले आनुवांशिकता को समझाने वाला कौन पैदा हुआ? हमें मेंडल पैदा हुआ। और इसी कारण आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मेंडलवाद। क्या बोला जाता है? मेंडलवाद। आनुवांशिकता के नियमों को, ये जो आनुवांशिकता के नियम मेंडल ने प्रदान किए, इनको क्या बोला जाता है? मेंडलवाद बोला जाता है। जो कि उसने एक मटर के पौधे पर किया था। मटर कौन सा लिया? उद्यान मटर। कितने सालों तक किया? 7 सालों तक। कौन सी सोसाइटी के अंदर उन्होंने अपना शोध पत्र दाखिल किया? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने 1865 के अंदर यह शोध पत्र लिया और 1866 की जो वार्षिकी है, उस वार्षिकी के अंदर पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से इस मेंडल की हिस्ट्री को प्रकाशित किया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मेंडल क्या है? एक्चुअल में एक चर्च के अंदर पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। वो पहले वियना के अंदर पढ़ने गए थे, लेकिन वहां पे सर्टिफिकेट एग्जाम में फेल होने के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले आदमी थे। वो कुछ नया करने की जिद ठान रखे थे। वो कहते हैं ना कि इरादों में दम हो तो चट्टानों में भी पानी निकाला जा सकता है। और वो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मेंडल ने भी वही किया। मेंडल से पहले भी कईयों ने प्रयोग किया था, लेकिन मेंडल ने क्या किया? वापस वहां से निकाले जाने के बाद वापस चर्च में आ गए और चर्च में आने के बाद उन्होंने वापस वही अपना जो शोध था वो दोबारा रीओपन करके वहां से स्टार्ट कर दिया और 7 सालों तक उद्यान मटर पर प्रयोग किया, जिसका परिणाम आप लोगों को इस पाठ में देखने को सारा मिलेगा। अलग अलग स्पीसीज के पौधे उगाए उसने और अलग अलग जगह पे अलग अलग पौधे उगा के और उनके ऊपर शोध किया और उसी के ऊपर ये आनुवांशिकी बनी। और आनुवांशिकी का पिता या इसका जनक मेंडल को इसलिए बोला जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपने। मेंडल की सफलता के कारण सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेसन 4 नंबर में आता है हमेशा और मोस्टली हर 1 साल छोड़ के 1 साल ये वाला क्वेश्चन उठा के दे देता है सीधा सीधा। क्या मेंडल की सफलता के कारण लिखो या मेंडल मटर के पादप के चयन का कारण लिखो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें यहां से लेके यहां तक की अपने को प्योरली रट लेनी है। और अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोच रहे हो तो इधर वाली सारी बातें आपको रट लेनी है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम आनुवांशिकी का प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। क्योंकि कई लोग इसमें घुसे हुए हैं कि आनुवांशिकी बिलोंग्स टू मेंडल, तो वो लोग तुक्का मारे थे वहां पे। लेकिन आनुवांशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई थी, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। और एक और क्वेश्चन ये बन गया अपना कि हेरेडिटी या वसांगति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपने स्पेंसर ने। तीसरा बन गया आनुवांशिकी का जनक किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ये क्या थे? चर्च के अंदर पादरी थे। कितने सालों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया? 7 सालों तक। और कौन से पौधे पर प्रयोग किया? उद्यान मटर पर। किस पर? उद्यान मटर पर। और उद्यान मटर का जो इंग्लिश के अंदर या इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। ये उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम है जो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चले माय डियर फ्रेंड्स, तो मेंडल की सफलता के 3 कारण थे मोस्टली, जिनके कारण मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुआ।
पहला था, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वसांगति का अध्ययन किया। हम लोग यूं नहीं करते क्या? मान लो मैं अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो मेरे मन में थोड़ा लालच होगा, मैं सोचूंगा यार कुछ दूसरा भी करें अपन। ओके, सुबह के टाइम कुछ और करने लग गया, शाम के टाइम फ्री टाइम में ट्यूशन पढ़ा ली, और उसके बाद यूट्यूब चला ली, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना दिए। तो आदमी क्या करता है, 3 या 4 काम एक साथ करने लग जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही चटरस पड़ा इसका, तो वो क्या करेगा, 3-4 काम एक साथ करने लग जाएगा कि मैं इसको भी संभाल सकता हूँ, इसको भी संभाल सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ और इसको भी कर सकता हूँ। लेकिन वो 4-5 काम एक साथ करने के कारण वो भंवर में उलझ जाता है और 4-5 छोड़ के एक काम भी वो ढंग से नहीं कर पाता। अगर सिंगल वर्क करे और उसी को पूरी लगन और मेहनत से करे तो वह पक्का सक्सेस होगा, गारंटी के साथ। तो मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण वसांगति का अध्ययन किया। पहला कारण यही था उसके सक्सेस होने का, मतलब एक साथ ही पूरा काम की बात न करियो, एक बार में एक ही काम करियो मेंडल। नेक्स्ट था अपना, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। अब देखो सांख्यिकीय विश्लेषण क्या होता है। हम लोग मान लो टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगाने के बाद कितना गलत निकला कितना सही निकला वो देखते नहीं है। टेस्ट लगाया, अपन यूँ सोच लेते हैं भाई टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद अपन फ्री हो गए, लेकिन फ्री नहीं होना है। टेस्ट क्यों लगाते हैं अपन, हमारी गलतियों को निकाल कर उन्हें सुधारने के लिए, ताकि हम लोग अपनी गलतियों को सुधार सके। और उस टेस्ट को लगाने के बाद एग्जामिनर हम लोगों को नंबर शो करता है हमारे, तो हम लोग नंबर देखने के बाद पता लग जाता है कि किस सेक्टर में हम लोगों ने गलती की है, कौन से सेक्टर में अपने को मेहनत करनी है। तो मेंडल ने भी यही किया, जो भी काम किया उस काम को करने के बाद उसका विश्लेषण किया, सांख्यिकीय विश्लेषण, मतलब एक एक डाटा एकत्रित किया कि कौन सा पौधा कितना लंबा है, कितने दिनों में पैदा हुआ, इसको क्या क्या खिलाया पिलाया, कौन सी स्पीस का है, इससे क्या निकला, छोटा है बड़ा है, फूल कैसा है, पत्ता कैसा है, इसका बीज कैसा है और इसका फल कैसा है, वगैरह वगैरह। जितनी भी बातें थी सभी बातों को उसने डाटा बुक में रिकॉर्ड किया और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया। जैसे हम लोग ग्राफ नहीं बनाते, उसको बोला जाता है सांख्यिकी। प्रत्येक डाटा आता है उसमें, एक एक बात खोल के लिखी होती है, बस उसको समझने वाला चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रत्येक डाटा का उसने सांख्यिकीय विश्लेषण किया और आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। पादप का चुनाव, कई लोग क्या करते हैं, मटर की जगह मान लो नीम ले लेते, इमली ले लेते, कुछ और ले लेते जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज है ही नहीं, एक ही स्पीस है, खड़ा होगा पेड़ आएगा गिरेगा और वो सबके सब लंबे लंबे। तो मटर में क्या होता है, कई पौधे छोटे होते हैं, छोटे के ही फल आ गया, कहीं इतने लंबे होते हैं फिर फल आ रहा है, कहीं के बीज एकदम सिकुड़ा हुआ रहेगा और कईयों में एकदम गोल मटर आएगा। देखा है आपने मटर खाया है सब्जी बनाने का, वो वाला। तो मेंडल ने बहुत सोचने के बाद में ये पादप का चुनाव किया। पादप का चुनाव सोच समझ के किया, आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया और एक ही लक्षण की वसांगति का अध्ययन किया। ये तीनों पॉइंट थे जो मेंडल को सफल बनाए थे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना मटर के पादप के चयन का कारण। उसने मटर का पादप ही क्यों चुना, ये भी देख लो साहब। मटर क्या होता है, एक तो 1 वर्षीय पादप है, मतलब साल भर में एक बार फसल आई काट के फेंक दो, साल भर में ही ये ग्रो अप हो जाता है। जैसे दूसरे पौधे हैं, मान लो नीम बरगद वगैरह, दूसरे जो पादप है ये 6-6, 7-7, 8-8 साल में तो बड़े होते हैं और फिर इनके फल आने स्टार्ट होते हैं। तो मटर वगैरह जो भी अपन खेती करते हैं, ऐसे क्या होते हैं पादप, 1 साल में बड़े हुए और उनको काटो, यूज करो और थ्रो कर दो, मतलब 1 साल तक ही चलेंगे। दूसरा, ये द्विलिंगी पुष्प होता था उनमें, जिससे स्वपरागकण की व्यवस्था होती थी। द्विलिंगी मतलब एक ही पेड़ के अंदर मेल और फीमेल, कई बार दोनों उग जाते थे। तीसरा है विपंचन विधि द्वारा परागकण, पर परागकण आसानी से प्राप्त किया जा सकता था और मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग गुण, एक ही पौधे के अंदर एक फली
अलग आ रही है, दूसरी फली अलग टाइप की आ रही है, एक फूल अलग टाइप का है, दूसरा फूल अलग टाइप का है। तो देखते हैं वो क्या क्या है। एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था, 1 साल वाला। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागकण द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। स्वपरागकण एक ही पौधे के अंदर, उसी के अंदर मेल होता था, उसी के अंदर फीमेल होता था, और दोनों आपस में क्या कर देते हैं, समयुग्मजी, होमोजाइगस, समयुग्मजी। तो इसमें क्या हुआ, स्वपरागकण, इसी का परागकण उड़ा, इस पे ही बैठ गया तो सेम सेम हो गया, और वो सेम स्पीसीज अपने को प्राप्त हो जाती थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था उनमें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विपुंसन विधि द्वारा पर परागकण आसानी से किया जा सकता था। एक विधि होती है विपुंसन, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन विधि द्वारा पर परागकण मतलब दूसरे मटर के पौधे से इस मटर के पौधे के गुणों को मिलाया जा सकता है। पर परागकण मतलब जो हमारे शरीर में जो जनन की प्रक्रिया होती है, सेम वैसे ही उनमें जनन की प्रक्रिया के लिए परागकण एक दूसरे के ऊपर उड़ के जाते हैं, और इस परागकण विधि को, पर परागकण विधि को कंप्लीट करने के लिए कौन सी विधि काम में ली मेंडल जी ने, विपुंसन विधि। कौन सी, विपुंसन, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट अपना माय डियर फ्रेंड्स, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं, अलग अलग लक्षण, जैसे कोई मटर का पौधा छोटा, कोई बड़ा, किसी के बड़ी फली आ रही है, किसी के छोटी फली आ रही है, किसी के गोल फली, गोल आ रहा है, मतलब जो मटर निकल रहा है अंदर वो किसी के गोल है और किसी के सिकड़ा हुआ या अलग किस्म का है। कोई पौधे का जो फूल है वो खुला हुआ आ रहा है, चौड़ा आ रहा है थोड़ा सा, और कोई अलग पीस का आ रहा है। तो ये है विपर्यासी लक्षण। किसी में फूल गोल आ रहा है, किसी में झुर्रीदार आ रहा है, कोई फूल बैंगनी है, कोई सफेद है, वगैरह वगैरह, कई सारी विभिन्नताएं इसके अंदर पाई जाती है। वो विभिन्नताएं हम लोग इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। पहला है जैसे पादप की ऊंचाई। मटर के अंदर पादप की ऊंचाई 2 ऊंचाई होती है। पहला तो है मटर, एक होता है बोना पौधा मतलब शॉर्ट प्लांट, दूसरा होता है लंबा पौधा। दूसरा, पुष्प की स्थिति, एक तो हो पुष्प कक्षीय एक्सियल, और दूसरा हो अग्रस्त टर्मिनल। मतलब एक तो अपन बोलते हैं, उसमें ग्राफ पढ़ते टाइम देखा था हमने, अक्षीय स्थिति और टर्मिनल स्थिति, तो वही सेम सिचुएशन इसमें होती है। पुष्प की स्थिति कई बार अक्षीय कक्षीय होती है और कई बार अग्रस्त होती है। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति, कई बार फली अपने फूली हुई आती है, इन्फ्लेटेड आती है, और कई बार संकीर्णित कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ी हुई आती है। नेक्स्ट है फोर्थ है अपरिपक्व फली का रंग, जब तक फली परिपक्व नहीं होती है उसको बोला जाता है अपरिपक्व। अपरिपक्व फली का रंग कई दफा कई के अंदर हरा होता है और कई के अंदर पीला होता है। पीला क्या है, अप्रभावी होता है, और हरा प्रभावी होता है। पुष्प का रंग कई बार बैंगनी होता है, कई बार सफेद होता है। बीज की आकृति गोलाकार भी होती है और झुर्रीदार भी होती है। बीज का रंग जो है पीला भी होता है, हरा भी होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इनमें कई लक्षण प्रभावी होते हैं और कई अप्रभावी होते हैं। तो आपने इस टेबल के थ्रू कई लक्षण देखे, इनमें से कई प्रभावी थे और कई अप्रभावी। प्रभावी मतलब उनका प्रभाव अगली पीढ़ी तक वसांगति के अंदर जा रहा था, लेकिन अप्रभावी के अंदर वो सेम गुण अगली पीढ़ी के अंदर कभी कभी जाता था, कभी कभी नहीं जाता था, उनको बोलते हैं अप्रभावी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स मेंडलवाद की पुनर्खोज। एक्चुअल में उस टाइम पे हुआ क्या, मेंडल ने अपना प्रयोग किया मटर के पौधे का ऊपर, और जहां पे उसने छोड़ा उस टाइम पे, छोड़ने के बाद किसी भी दूसरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की। वो रिसर्च एक तरीके से वही ठप हो गई। रिसर्च तो बहुत पहले कर दी थी मेंडल ने, लेकिन क्या हुआ, उसके बारे में दूसरे साइंटिस्टों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया तो वही रुक गई। लगभग 35 सालों बाद 3 साइंटिस्ट थे। एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज। कौन थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज। सेकंड थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस। कौन थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस। और तीसरे थे अपने ऑस्ट्रिया के एरिक वोन सेरमेक।
ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने वापस जो मेंडल ने छोड़ा था काम उसको उठाया और उसके ऊपर रिसर्च की और सन 1900 के अंदर इन्होंने मेंडल की पुनर्खोज नाम से उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ रहा है अपना शब्दावलियां। क्या है? शब्दावली। शब्दावली क्या होती है? कोई भी वर्ड दे देते हैं छोटा सा, उसका एक लंबा चौड़ा मीनिंग होता है, उसका मतलब क्या है वो समझने के लिए ऐसे कई सारे शॉर्ट वर्ड्स इस चैप्टर में खूब सारे यूज होने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, तो इन वर्ड्स की डेफिनेशंस को देखना जरूरी है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनमें क्या क्या होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है जीन। क्या है? जीन। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। किसको? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है और उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारी युग्म विकल्पी या एलिमॉर्फिक। या इसको बोला जा सकता है एली। एक्चुअल में एलिमॉर्फिक क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे पौधे की लंबाई को कौन कौन डिस्टर्ब करता है? एक तो होता है बड़ा टी और एक होता है छोटा टी। लंबे वाले में ये कारगर रहता है, छोटे वाले में या बोने में ये कारगर होता है। तो ये क्या हो गया? युग्म विकल्पी या एलिमॉर्फ। एलिमॉर्फ बोल देते हैं इनको या एली बोल देते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन, वो है अपनी समयुग्मजी। समयुग्मजी या जिसको बोला जा सकता है होमोजाइगस। होमोजाइगस। इसमें क्या होता है? ये जो युग्म विकल्पी होते हैं ये सेम रहते हैं, दोनों युग्म विकल्पी सेम रहते हैं। जैसे अगर कोई युग्म विकल्पी है टी तो दूसरा भी होगा टी, और कोई है छोटा टी तो ये भी दूसरा भी होगा छोटा टी। ये जो युग्म विकल्पी होता है ये समयुग्मजी में मतलब होमोजाइगस में ये दोनों युग्म विकल्पी सेम होते हैं और इसको क्या बोला जाता है? समयुग्मजी या फिर होमोजाइगस। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, विषम युग्मजी या इसको बोल सकते हैं हम लोग हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। इसमें क्या होता है? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक अलग अलग हो या ये युग्म विकल्पी अलग अलग हो तो उसको बोला जाता है विषम युग्मजी या फिर हेट्रोजाइगस। इसमें क्या होता है? ये दोनों जो युग्म विकल्पी है ये डिफरेंट होता है। जैसे ये टी और टी, ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये क्या है? कारक है इसको नियंत्रित करने वाले, ये अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ डेफिनेशन है अपनी माय डियर फ्रेंड्स, लक्षण प्ररूप या इसको बोला जाता है फिनोटाइप। क्या बोला जाता है? फिनोटाइप। ये क्या होता है? बाह्य प्रारूप होता है। क्या होता है? किसी भी सजीव में बाह्य प्रतीति, जैसा कि हमें वो बाहर से प्रतीत हो रहा है, उस बाह्य प्रतीति को क्या बोला जाता है? लक्षण प्ररूप या फिर फिनोटाइप। कि हमने को बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे ये जो समयुग्मजी होता है या फिर विषम युग्मजी होता है, ये लंबा है या छोटा है, कैसा दिखाई दे रहा है बाहर से, उसको क्या बोलेंगे हम? लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सिक्स्थ है जीन प्रारूप। कौन सा है? जीन प्रारूप, जिसको बोला जाता है जीनोटाइप। क्या बोला जाता है? जीनोटाइप। इसके अंदर क्या होता है? पौधे की जो आनुवंशिकीय संरचना रहती है ना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आनुवंशिकीय
रचना, इसके बारे में ये जीन प्रारूप अपने को बताता है। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, टी, शुद्ध या समयुग्मजी लंबा पौधा, और दूसरा है विशुद्ध या विषम युग्मजी लंबा पौधा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, पहला हो गया लक्षण प्रारूप, बाहरी प्रारूप जो एक्सटर्नली अपने को दिखाई दे रहा है, और दूसरा है जीन प्रारूप के इसकी जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो कैसी है या आनुवांशिकीय रचना कैसी है, उनके ऊपर डिपेंड कौन करता है, जीन प्रारूप। नेक्स्ट है सेवंथ, प्रभावी लक्षण। क्या है, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या होता है, जैसे ये माता ये पिता है, इनके द्वारा ये संतान हुई पहली, तो इसको बोलते हैं हम लोग F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन हुई, इसी के अंदर जो गुण आएंगे उनको क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। और इस F1 पीढ़ी ने भी, इसके साथ भी कोई मिला और इनसे जो पीढ़ी उत्पन्न हुई उसको बोला जाता है F2 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन के अंदर जो जो प्रभाव ये दोनों उत्पन्न या अभिव्यक्त कर पाएंगे उनको क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, या फिर हम बोल सकते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या होता है, ये F1 जनरेशन के अंदर ये जो माता और पिता है ये अपने गुण अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो इनका बच्चा हुआ इसके अंदर इन दोनों के गुण शो नहीं होंगे, और इसको क्या बोला जाता है, अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, नाइन्थ अपनी, एक संकर संकरण। या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संक्रमण क्या, संकरण के अंदर क्या होता है, हम लोग एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। मान लो ये एक लक्षण है, ये दूसरे पौधे में मतलब F1 जनरेशन में आया या नहीं आया, ये लक्षण इससे F2 जनरेशन में गया या नहीं गया, इसको बोला जाता है एक संकर संकरण। मतलब हम लोग एक ही लक्षण को देख रहे हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में गया या नहीं गया। इसके नेक्स्ट में आता है माय डियर फ्रेंड्स, 10th है द्विसंकर संकरण। 11th है त्रिसंकर संकरण। और नेक्स्ट है 12th अपना बहुसंकर संकरण। ये तीन अलग अलग टाइप के और संकरण हो गए। पहले पढ़ा था एक संकर संकरण, जिसमें क्या हो रहा था, हम लोग एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, ये जो लक्षण होंगे, ये लक्षण क्या होंगे, दो लक्षणों की वंशागति का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोला जाता है द्विसंकर संकरण। जब तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है त्रिसंकर संकरण। और जब बहुत सारे हो लक्षण, क्या होता है, बहुत सारे लक्षण हो और उन सभी की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसको बोला जाता है बहुसंकर संकरण या पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, नेक्स्ट है पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग
एक लक्षण के संकरण की वंशागति कर रहे थे तो उसको बोल रहे थे एक संकर। जब दो लक्षणों की वंशागति की बात कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं द्विसंकर। जब तीन लक्षणों की वंशागति का हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे त्रिसंकर। और जब बहुत सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे बहुसंकर संकरण या फिर पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट है अपना 13 जो डेफिनेशन है वो परिरक्षण संकर। परिरक्षण संकर या इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन हम लोगों ने देखी थी भाई, ये माता पिता है, इनसे जो भी पहली संतान पैदा हुई इस जनरेशन को बोलेंगे हम लोग F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है, इसका संकरण किसके साथ करवाया जाता था? इसका संकरण करवाया जाता था अप्रभावी जो जनक है, अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक के साथ जब इसका संकरण करवाया जाता था तो उसको बोला जाता था परीक्षण संकर या फिर टेस्ट क्रॉस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, F1 जनरेशन का अप्रभावी जनक के साथ, जनक के लक्षणों के साथ जब संकरण करवाया जाता था तो उसको बोला जाता था टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट 14th है अपना व्युत्क्रम संकर। कौन सा है? व्युत्क्रम संकर या फिर व्यू बोल सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें क्या होता था, पहले लेते थे हम लोग कोई पादप है उसके अंदर पहले तो इसका टी लेते थे हम लोग नर वाला पार्ट, और बी पादप का लेते थे हम लोग मादा वाला पार्ट, और एक दूसरा क्रॉस मतलब एक दूसरा संकर करवाते थे हम लोग जिसमें लेते थे हम लोग ए वाले पादप का टी मादा वाला पार्ट, और दूसरा जो पादप है अपना बी पार्ट उसका लेते थे नर वाला पार्ट या टी वाला पार्ट, और इसको बोला जाता है व्युत्क्रम संकर या फिर रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट अपना 15th डेफिनेशन है संकर पूर्वज या पश्च संकरण। क्या बोलता है? पश्च संकरण। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बैक क्रॉस। क्या बोला जाता है? बैक क्रॉस। इसमें क्या होता था, हमारे जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई इसको हम लोग जो अपनी जनक वाली जनरेशन है, इसमें जनक क्या होते थे? दो होते थे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। तो ये जो जनक है इनमें से किसी एक के साथ इनका संकरण करवाया जाता था और इसी को क्या बोला जाता है? संकर पूर्वज या फिर पश्च संकरण या बैक क्रॉस। बैक क्रॉस। नेक्स्ट डेफिनेशन है 16 डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जनक पीढ़ी। क्या है? जनक पीढ़ी या इसको बोला जाता है पेरेंटल जनरेशन। क्या बोला जाता है? पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन इतनी देर से हम लोग रामलीला कर ही रहे हैं कि ये दो के मध्य संकरण करवाएंगे, इनसे F1 जनरेशन अपने को मिलेगी। जो जिनके मध्य संकरण करवाया वो अपने कहलाते हैं पेरेंटल जनरेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जिनके मध्य फर्स्ट में हम लोगों ने संकरण करवाया, जिनसे ये जो भी पादप है ये व्युत्पन्न हुए, इसको बोलते हैं हम लोग, जो फर्स्ट वाली जनरेशन है उसको हम लोग पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स F1 पीढ़ी। कौन सी है? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली थी। जो जनक पादप है, जो माता और पिता है, इनकी जो पहली संतान होगी इसको बोलेंगे अपन F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन के बाद में 18th वाला आ गया अपने F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी क्या होती है? जब ये F1 जनरेशन संकरित होती है, संकरण होता है और इनके जो बच्चा पैदा होता है, इनसे जो पादप निकलता है उनको बोला जाता है F2 जनरेशन। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि दादा दादी जो है
उनको तो बोल रहे हैं हम लोग जनक पीढ़ी। उनसे बच्चा हुआ मतलब पापा, फिर उनको बोलेंगे F1 जनरेशन। और इनका भी बच्चा हुआ मतलब मैं, तो मेरे को बोल दिया इन्होंने F2 जनरेशन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? पहली जनरेशन को F1, दूसरी को F2 और इनके माँ बाप को जनक पीढ़ी। क्लियर है तीनों पीढ़ियाँ? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट 19th है अपना एक संकर अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो। और 20th है अपना डाइहाइब्रिड या द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात या डाइहाइब्रिड रेशियो। जब हम एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं और द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को हम लोग द्विसंकर अनुपात बोलते हैं। ये हमारी सारी शब्दावली फिनिश हो गई है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट में चैप्टर स्टार्ट करते हैं।